आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मास्टर वॉइस क्लियर नहीं है क्या? म्यूट था सर मे भी आपका। Good morning, everyone. Welcome to Civil Study Point. So today we are going to start our new topic, that is air pollution, and we will try to cover this topic in just one class. So let's start. एयर पोल्यूशन क्या होता है? देखो, एयर पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन अगर हम किसी भी चीज का पढ़ रहे हैं ना, तो क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज का चेंज हो जाना, कि उसकी कुछ खासियत है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में जब अल्टरेशन हो जाता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, हम बोलते हैं कि ये ना पोल्यूट हो गया है। जैसे क्या होता है, हमारा एयर है, एयर में क्या अगर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ गए ना, या स्मोक वगैरह उसमें मिक्स हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि एयर की प्रॉपर्टी क्या थी, कि एयर की प्रॉपर्टी थी हम उससे क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं। हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस स्मूथ हो रही है, एयर हम इन कर रहे हैं, और कहते हैं ना फिर उसको कुछ वेस्ट गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एयर का वर्क क्या था कि हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करना, बट उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज हो गया, स्मोक वगैरह आ गए या कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ गए उसमें तो हम ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं फिर उसको ढंग से, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसी को बोलते हैं हम कि ये पोल्यूट हो रही है। फिर क्या बोलेंगे हम कि एयर पोल्यूट हो रही है। तो एयर की सबसे, अगर हम एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़े तो क्या होगा, डेफिनेशन वाइज देखें। सो एयर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ substances in the atmosphere that are harmful to the health of humans and other living beings or cause damage to the climate or to material। इसमें बोल रहा है कि इसमें हमने वर्ड यूज किया कि एटमोस्फेयर, एटमोस्फियर वर्ड को हमने यूज किया है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, एयर की। तो हमें ये बात जानने की जरूरत है यहाँ पे कि एयर और एटमोस्फेयर ये दोनों ना एक ही वर्ड होते हैं, बट कुछ कंडीशंस की वजह से हम क्या करते हैं, कुछ जगह हम एयर यूज करते हैं, कुछ जगह हम एटमोस्फेयर यूज करते हैं। है ना? अब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, देखो है क्या, एटमोस्फेयर भी क्या है, एटमोस्फेयर इज द एग्रीगेशन ऑफ गैसेज, और एयर क्या है, एयर भी एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना? सही है ना बात? क्लियर है क्या? यस सर। हाँ जी। तो क्या है कि दोनों बातें क्या है कि एग्रीगेशन एक मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है। ठीक है ना? फिर हम कुछ जगह क्या करते हैं, एयर को यूज करते हैं, कुछ जगह एटमोस्फियर को यूज करते हैं। अब हम बोलते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जब प्रेजेंट हो जाते हैं एटमोस्फियर में, जो क्या होते हैं, हमारे हार्मफुल होते हैं। किस किस के लिए? ह्यूमन के लिए, और यू कैन से ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे, उनके लिए जब हार्मफुल हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं कि एयर पोल्यूट हो रही है, उसमें ऐसे सब्सटेंस आ रहे हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज सेड टू बी पोल्यूटेड। अब कहते हैं कि एयर पोल्यूशन, किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं, किसी चीज को कहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, कहते हैं सब किन प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, सबसे पहले उनके बारे में हम जानने की जरूरत है। फिर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि एयर का पोल्यूशन हो रहा है, तो सबसे पहले हम एयर के बारे में जानते हैं कि एयर है क्या। तो डेफिनेशन हमारी कहती है कि एयर इज द इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अर्थ। वो कहता है कि समटाइम इसको क्या कहते हैं, हम एटमोस्फेयर भी कह देते हैं इंस्टीड ऑफ एयर। अब कहते हैं कि एटमोस्फेयर है ना, एटमोस्फेयर को हमने डिवाइड कर रखा है 5 डिफरेंट लेयर्स में, और वो लेयर्स कौन कौन सी हैं, हम चलते हैं सबसे पहले ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, कहता है कि ग्राउंड लेवल से जब हम 16 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, तो उस एक्सटेंट तक हमारी ट्रोपोस्फियर एग्जिस्ट करेगी, 16 किलोमीटर तक। फिर 16 किलोमीटर से जब हम 50 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे, वहां तक हमारी क्या क्या लाई करेगी, हमारी स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर हमारी लाई करेगी। और उसके बाद 50 किलोमीटर से जब हम 80 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे, उस एक्सटेंट तक हमारी क्या होगी, मीजोस्फियर लाई करेगी। और 640, हाँ जी, 640 किलोमीटर तक अब आती है हमारी थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को ना हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज आइनोस्फियर, जिसका एक्सटेंट हमारा क्या होता है, 640 किलोमीटर तक होता है, और इससे बाहर जो भी 640 किलोमीटर ऑनवर्ड होते हैं हमारी, उसको बोलते हैं हम एक्सोस्फियर, उसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टेंस वाइज हमने एलिवेशन वाइज, एल्टीट्यूड वाइज हमने इसको पढ़ लिया कि कितने किलोमीटर वर्टिकली किस हाइट पे ये हमारी लाई करती हैं। इसमें और क्या होता है, सेकंड वन होती है इसमें टेम्परेचर, इसमें एक टेम्परेचर का वेरिएशन होता है।
तो ग्राउंड लेवल पे हमारा टेम्परेचर जनरली क्या होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, एक और चीज है, इस टेम्परेचर से पहले एक और चीज हम इसमें पढ़ते हैं कि जो इसकी बाउंड्री लेयर होती है ना, कि जहां पे ट्रोपोस्फियर फिनिश हो रही है और क्या हो रही है, स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो रही है, तो उस बाउंड्री लेयर को हम बोलेंगे, यू कैन से, इसको बोलते हैं हम, जैसे कि ट्रोपोस्फियर के बाद वाले को हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोपोज। जैसे इस डायग्राम में हो रहा है, यहाँ तक 16 किलोमीटर तक हमारी क्या थी, ट्रोपोस्फियर थी, ये नीचे ट्रोपोस्फियर थी, और ट्रोपोस्फियर के बाद में ये आता है हमारा ट्रोपोपोज, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोपोज की जो बाउंड्री लेयर है। ट्रोपोपोज को फिर हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक बाउंड्री कंडीशन है, ये ट्रांजिशन शो कर रही है एक लेयर का दूसरी लेयर के साथ में। इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर में जाएंगे, उसको बोलते हैं हम ट्रोपोपोज। सिमिलरली क्या होगा, जब हम स्ट्रेटोस्फियर से मीजोस्फियर की तरफ मूव करेंगे ना, एक ट्रांजिशन फेज आएगा जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोपोज, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोपोज। और कहते हैं कि ऐसे ही क्या बोलेंगे, मीजोस्फियर से जब आयनोस्फियर में मूव करेंगे ना, उसमें आएगा हमारा मीजोपोज, उसमें हम बोलेंगे मीजोपोज। और उसके बाद में आयनोस्फीयर हमारी स्टार्ट हो जाएगी, और ये थर्मोस्फीयर ही है कंप्लीट, इसमें कोई भी ट्रांजिशन फेज नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये थर्मोस्फीयर लेयर है। और थर्मोस्फीयर लेयर को ये हमने क्या करके है, टू पार्ट्स में डिवाइड करके है। फर्स्ट वन इज अवर आयनोस्फीयर, सेकंड वन इज अवर एक्सोस्फीयर। अब हम देखते हैं इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन, इसमें टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है। तो टेम्परेचर का वेरिएशन इसमें होता है कुछ ऐसा कि ग्राउंड लेवल पे हमारा क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे ना 20 डिग्री जनरली जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, कि 20 डिग्री टेम्परेचर होता है जनरली हमारा अर्थ पे ग्राउंड लेवल पे। उस जब हम जाएंगे, जब हम ट्रोपोस्फियर में वर्टिकली मूव करेंगे ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, ट्रोपोपोज में पहुंच जाएंगे। वहां का टेम्परेचर कितना हुआ, कहते हैं कि वहां का -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। ट्रोपोपोज में पहुंच के कितना हुआ, -50 डिग्री सेल्सियस। ग्राउंड लेवल पे कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद कहता है कि और ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ट्रोपोपोज में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, तो हम बोलेंगे कि ट्रोपोस्फियर में हमारा टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज होता है वर्टिकली मूव करने पर, अपवर्ड डायरेक्शन में। जब हम ट्रोपोस्फियर से अब हम स्ट्रेटोस्फियर में बात कर रहे हैं कि हम स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर में हमारा क्या होगा, टेम्परेचर है ना फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर वो क्या होगा, देखो ट्रोपोस्फियर में क्या हुआ, 20 डिग्री से -50 डिग्री सेल्सियस आ गया। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में क्या हुआ, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, -50 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, कहते हैं ये बात भी इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो स्ट्रेटोस्फियर को हम क्या बोलते हैं, एक वार्म लेयर की तरह एक्ट कर रही है हमारी ये। उसके बाद अब बात आती है हमारी मीजोस्फियर की। तो मीजोस्फियर में अगेन टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, -5 से -90 डिग्री सेल्सियस करता है। और ये हमारे एटमोस्फियर का सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है ना, वो मीजोपोज में एग्जिस्ट करता है, और वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमें बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, अगर एटमोस्फियर से क्वेश्चन आता है तो ये मीजोपोज वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है एटमोस्फियर का वो कितना है और कहाँ पे लाई करता है। हम बोलेंगे -90 डिग्री सेल्सियस है और हमारा मीजोपोज में लाई करता है। अब मीजोपोज से जब हम और ऊपर की तरफ जाते हैं एटमोस्फियर में, तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और वो जाता है आइनोस्फियर के बाउंड्री लेयर पर, वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। भास्कर, योर माइक इज ऑन, प्लीज टर्न इट ऑफ। ओके, अब कहते हैं कि मीजोस्फीयर से आइनोस्फीयर में जब हम मूव करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होता है कि टेम्परेचर फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और क्या होता है, -90 डिग्री सेल्सियस से ना 10 डिग्री सेल्सियस तक हमारा पहुंच जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस तक। अब एक्सोस्फीयर क्या है कि हमारी एक्सटर्नल लेयर है, एटमोस्फेयर की सबसे एक्सटर्नल लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और -10 डिग्री सेल्सियस से और क्या होता है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर चला जाता है। क्या ये चीज क्लियर है, बताएंगे एक बार। यस सर। ओके, अब ये हमारा हमने लेयर्स को डिवाइड करके पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में और क्या क्या हो सकता है हमारा। ये देखिए, अब हम पढ़ते हैं लेयर को, जो हमारी कंप्लीट लेयर्स हैं उनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रोपोस्फियर की प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रेटो की क्या है, मीजो, आइनो और एक्सो की इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम पढ़ते हैं जल्दी से। देखिए ट्रोपोस्फियर को हम क्या बोलते हैं, इट इज रीजन ऑफ इंटरमिक्सिंग बिकॉज इट इज हैविंग 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। और इसको क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जो भी वेदर फॉर्मेशन होती है ना हमारी, क्लाउड, फॉग, रेन, लाइटनिंग, वो सारी यहीं पे होती है। और इसमें क्या कहते हैं,
कहते हैं कि इसमें ना जो भी हमारा सिग्निफिकेंस होता है ना लाइफ का, वो यहीं पे एग्जिस्ट करता है। कहते हैं कि जैसे कि हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारी ब्रीथिंग एयर होती है ना, वो ट्रोपोस्फियर में हमारी लाई करती है। और इसमें क्या होता है कि सीजनल वेरिएशन होता है हाइट में। कहते हैं कि क्या होता है कि समर में क्या होता है, समर में तो उसकी हाइट बढ़ने लगती है और विंटर में क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ओके, इंक्रीज इन समर एंड डिक्रीज इन विंटर ड्यू टू रेडियल इन्वर्जन। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि रेडियल इन्वर्जन क्या होता है, जिस वजह से की जो हाइट है ना वो डिक्रीज होने लगती है विंटर सीजन में। अब इसमें क्या कहता है कि ना इसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, और कहते हैं कि रियल एटमोस्फियर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रियल एटमोस्फियर इज एग्जिस्ट इन विच लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर, तो और आंसर शुड बी ट्रोपोस्फियर। कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, हमारा रियल एटमोस्फियर है वो एग्जिस्ट करता है। ये बात भी क्लियर हुई। कहते कि इसमें और क्या हुआ, कहते कि इसमें 75% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर का जितना हमारा 75 टोटल मास होता है ना, उसका 75% जो हमारा मास होता है वो हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो हमारा ट्रोपोस्फियर में एग्जिस्ट करता है। और कहते हैं कि इसमें ओजोन, इसमें ओजोन नहीं होती। कहते हैं कि अगर इसमें ओजोन बने तो बैड ओजोन होगी वो हमारी। अगर ग्राउंड लेवल पे ओजोन होती है ना तो बैड ओजोन कहलाएगी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बैड ओजोन, तो हम बोलेंगे कि द ओजोन, दैट टाइप ऑफ ओजोन विच इज फॉर्म्ड एट द ग्राउंड लेवल, और यू कैन से इन द ट्रोपोस्फियर रीजन, दैट टाइप ऑफ ओजोन इज कॉल्ड एज बैड ओजोन। और बैड ओजोन टेंड टू कोज फोटोकेमिकल स्मोक। क्वेश्चन आता है ना कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है। कहते हैं कि जो बैड ओजोन क्या करती है कि दूसरे हाइड्रोकार्बन के साथ में मिलके फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। अब इसमें बोलते हैं कि लाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन। कहते हैं कि जो भी लाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ना हमारे, वो इस रीजन में लाई करते हैं। और ये हमने बात की है कि जो अपर पोर्शन है ट्रोपोस्फियर का वो ट्रोपोपोज कराता है, और ये कहता है बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं। हाँ जी, ये क्लियर हुई सभी को? कमेंट करेंगे एक बार, इज इट क्लियर टू यू? देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, Yes, sir. और यू कैन रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड वन, पढ़ते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर के बारे में कि बड़ी स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर क्या होती है हमारी। स्ट्रेटोस्फियर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। कहता है कि इट कंटेन्स ओजोन लेयर, लोअर पोर्शन ऑफ अर्थ इज हैविंग ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कॉल्ड ओजोनोस्फियर। कहता है कि हम बात कर रहे थे, ये हमारा ग्राउंड लेवल था, और ग्राउंड लेवल से 16 किलोमीटर की तक हमारी क्या थी, ट्रोपोस्फियर थी। उसके बाद 50 किलोमीटर के एक्सटेंट तक हमारी क्या थी, स्ट्रेटोस्फियर थी, स्ट्रेटो, है ना। कहते हैं कि जो ये लोअर पोर्शन होता है ना, इसका जो लोअर पोर्शन होता है ये वाला स्ट्रेटोस्फियर वाला, इसको बोलते हैं हम ओजोनोस्फियर। ओजोनोस्फियर कहते हैं कि जो स्ट्रेटोस्फियर के हमारी क्या करती है, ये ना लोअर पार्ट में एग्जिस्ट करती है हमारी। ये वाली बात की थी हमने, ये स्ट्रेटो है, और कहते हैं कि जो ये लोअर पोर्शन है इसका, ये वाला, इसको बोलते हैं हम ओजोनोस्फियर। क्यों? क्योंकि इसमें ओजोन, ओजोन हमारी वो फॉर्म होती है। और वो ओजोन, ओजोन किस काम आती है हमारी, ओजोन क्या करती है, जो भी हमारी सनलाइट से जो भी हमारी हार्मफुल यूवी रेज आ रही है ना, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट एट द प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर है ना हमारी, वो डिमिनिश होती जा रही है, वो हमारी क्या होती जा रही है, उसमें होल क्रिएट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यू कैन से वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो हार्मफुल होते हैं ओजोन के लिए, जो ओजोन के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। और जो ओजोन की बॉन्डिंग होती है, O3 बॉन्ड होता है ना हमारा, ये होता है O3 बॉन्ड, O3 बॉन्ड को तोड़ देती है हमारी। कुछ सब्सटेंस ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो क्या हो रहा है कि ओजोन में होल क्रिएट हो रहा है, और जो यूवी रेज है वो अर्थ पे पहुंच रही हैं, और स्किन कैंसर वगैरह हमारी जो डिसीजेज है वो हमारी क्रिएट कर रही है। तो ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट अगर ये ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट करे तो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ब्रीथिंग प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करती है। बट इन द स्ट्रेटोस्फियर इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बोलता है कि सुटेबल फॉर फ्लाइंग आवर क्राफ्ट। कहता है कि जो भी हमारे जितने भी आवर क्राफ्ट होते हैं ना, एयरप्लेन वगैरह होते हैं, एयरप्लेन होते हैं जितने भी हमारे, वो क्या होते हैं इसी लेयर में हमारे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। और स्वैन, केन, वल्चर फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फियर। कहते हैं कि ये जितने भी हमारे बर्ड्स होते हैं, स्वैन, के क्रेन और वल्चर, ये क्या करते हैं, हमारे स्ट्रेटोस्फियर में ही फ्लाई करते हैं।
अब वही बात है कि बाउंड्री लेयर की बात आती है, ट्रांजिशन लेयर, तो स्ट्रेटोपोज को हम बोलेंगे ट्रांजिशन लेयर। नेक्स्ट वन इज मीजोस्फीयर। सो मीजोस्फीयर हमने स्टडी किया था, ये देखिए डायग्राम में हम देख लेते हैं एक बार मीजोस्फीयर को। ये देखिए, ये लेयर थी हमारी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में क्या था, कहता है कि टेम्परेचर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और लोवेस्ट टेम्परेचर है ना एटमोस्फेयर का, वो हमारा लाई कर रहा था इस लेयर में, वो इसी लेयर में हमारा लाई कर रहा था, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ें अगर वन बाय वन। तो इसमें बोलता है कि टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टिल मीजोपोज। मीजोपोज तक में पढ़ता कि कितना हो जाता है हमारा, माइनस के 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है मीजोपोज में हमारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पोलर मेसोफिरिक क्लाउड है, पोलर मेसोफिरिक क्लाउड्स हैं, वो क्या होते हैं हमारे मीजोफियर्स में ही हमारे क्या होते हैं, मीजोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं हमारे, है ना। और ये क्या 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 बोलते हैं इनको कि पोलर में जो मीजोफिरिक जो क्लाउड है, वो कौन से क्लाउड होते हैं, कहते हैं कि दीज आर द हाईएस्ट क्लाउड इन एटमोस्फियर दैट आर विजिबल विद नेक्ड आई। अब हम अपनी नेक्ड आई से अगर हम देखें आसमान की तरफ, और जो भी हमें हमें जो भी हमें क्लाउड दिखाई दे उसको बोलते हैं हम, और जो भी कहते हैं कि काफी हाईएस्ट हाईएस्ट जो एल्टीट्यूड पे होगा, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो भी नेक्ड आई से हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं हम पोलर मेसोफिरिक क्लाउड। एंड ये हमने बात की है कि जो लोएस्ट टेम्परेचर एटमोस्फेयर का वो भी अक्कर होता है मीजोपोज पे, और वो होता है हमारा -90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर का हमने बोला था कि जो थर्मोस्फियर है ना, थर्मो को हमने ब्रेक किया है टू पार्ट में, फर्स्ट वन इज अवर आइनोस्फियर एंड सेकंड वन इज अवर एक्सोस्फियर। आइनोस्फियर को जब हम स्टडी करते हैं क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद एल्टीट्यूड। जब हम एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी साथ साथ में हमारा बढ़ेगा। और इसमें थर्मोस्फियर में और क्या होता है हमारा, सॉरी आइनोस्फियर में क्या होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस होते हैं इसमें हमारे, जो क्या करते हैं रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेडियो वेव जब हम अर्थ से एटमोस्फियर की तरफ हम थ्रो करते हैं तो जो रिफ्लेक्ट बैक होके आती है ना, वो हमारी आइनोस्फियर से रिफ्लेक्ट होके आती है फिर। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेयर इन रेडियो कम्युनिकेशन, कहते हैं कि ये ना काफी इंपॉर्टेंट लेयर होती है हमारी रेडियो कम्युनिकेशन की। उसके बाद आती है हमारी एक्सोस्फियर, सही ना। एक्सोस्फियर की जो हम स्टडी करते हैं एक्सोस्फियर को, so if we study about exosphere, so it is the uppermost layer of earth and it is having low density and high temperature। हमने बताया था कि -90 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पे। सो -90 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, सबसे पहले तो -10 डिग्री सेल्सियस जा रहा था, उसके बाद में क्या हो रहा था 50 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, और एक्सोस्फीयर में और बढ़ता ही जा रहा था टू एक्सटेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें कंपोजिशन ऑफ एयर। काफी लोअर क्लासेस में हम इस चीज को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, बट अभी क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं एक बार। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में अगर हम बात करें तो 78% हमारी नाइट्रोजन होती है, और 21% हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है जनरली। और अदर गैसेज कौन कौन सी होती है हमारी, और एक इंपॉर्टेंट गैस हमारी आर्गन होती है 0.91%। जनरल कभी कभी हम इसको ना क्या करते हैं 1% भी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है हमारी, 0 पॉइंट, इसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कहते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इन गैसेज की। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस को देखें तो ये क्या होता है कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, कंबशन में हेल्प करती है, और क्या करती है वेल्डिंग में हेल्प करती है, और क्या करती है वेरियस कंपाउंड को फॉर्म करने में हमारी ऑक्सीजन हेल्प करती है। सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इट। अब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में वो किस किस फील्ड में हमारी हेल्प करती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या करती है सबसे ज्यादा हेल्प करती है। प्लांट्स क्या करते हैं डे टाइम में, क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं रिलीज करते हैं, है ना। नाइट में क्या करते हैं ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। सो जो इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें क्या है कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्या करते हैं, कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वगैरह कंज्यूम करते हो उनमें क्या होता है, कहते हैं कि
CO2 की हेल्प से उसको क्या करते हैं, कार्बोनेटेड बनाते हैं। सिंपल वाटर को जब CO2 उसमें ऐड कर देंगे, जो टेस्ट होता है ना उसका, वो CO2 की वजह से ही आता है, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं। और कार्बोनेटेड वाटर ही हम क्या करते हैं, सिप करते हैं, है ना। तो उसको कार्बोनेशन क्या करते हैं, कार्बोनेटेड वाटर क्या करता है, टेस्ट को प्रोवाइड करता है। वो कार्बोनेटेड वाटर किस वजह से बनता है, वो CO2 को मिक्स करने की वजह से बनता है। और किस वर्क में आती है हमारी, ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी ये एक्ट करती है, और कार्बन साइकिल में तो एक्ट करती है ना। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहता है कि नाइट्रिक एसिड और अमोनिया, विच इज टू इम्पोर्टेंट यू कैन से कंपोनेंट ऑफ नेचर, द नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया को परफॉर्म करती है ये नाइट्रोजन, इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करती है। लिक्विड नाइट्रोजन एज अ कूलिंग एजेंट, लिक्विड नाइट्रोजन क्या है कि कूलिंग एजेंट की तरह वर्क करती है। अब हम बात करते हैं कि हीलियम की। तो हीलियम किस में यूज होती है कि हॉट एयर बैलून को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हीलियम यूज करते हैं। नियोन गैस क्या करते हैं, नियोन गैस को लाइट बल्ब में हम यूज करते हैं। आर्गन क्या करते हैं, आर्गन को लाइट बल्ब में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन की। व्हाट इज एयर पोल्यूशन। हमने एयर के बारे में पढ़ा, एयर की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जो भी हम पढ़ रहे थे। अभी टिल नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ एयर। व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ एयर, एयर में क्या क्या हमारी चीजें हैं, एयर का कंपोजिशन क्या है हमारा, और किस चीज में हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमें हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन क्या होता है। सो एयर पोल्यूशन जब हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी, इट इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट आर हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स। कि जो भी लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल सब्सटेंस हैं, जब वो एयर में प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो एयर को पोल्यूट कर देंगे एज इट इज। ये कोज करेंगे, इट दे कोज डैमेज टू द क्लाइमेट और टू द मटेरियल्स, है ना, क्लियर है। अब कहते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। कहते हैं कि एयर को पोल्यूट करेंगे जो सब्सटेंस, एक पोल्यूटेंट क्या होता है, कहते हैं कि पोल्यूटेंट क्या होता है, पोल्यूटेंट आर सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन एयर दैट टेंड टू you can say changing its properties and pollute it। कहते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे, विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग बींग्स। जब ये हार्मफुल हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स के लिए, तो उस केस में इनको बोलेंगे हम पोल्यूटेंट। और ये पोल्यूटेंट कितने टाइप के, कितने सोर्स से प्रेजेंट होते हैं। कहता है कि फर्स्ट वन नेचुरल सोर्सेज से हमारे अक्कर होते हैं। सेकंड वन आर्टिफिशियल सोर्सेज हमारे क्या होते हैं, ये पोल्यूटेंट अक्कर होते हैं। कहते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट का जो नेचुरल सोर्स है वो क्या होता है। कहते हैं कि सबसे पहले होता है हमारा फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर से हमें क्या क्या जो हार्मफुल पोल्यूटेंट है वो रिलीज होते हैं। एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये दो हमारे ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो हमारे रिलीज होते हैं फॉरेस्ट फायर से। वोल्केनिक एरप्शन से क्या क्या होता है, माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल, सल्फर डाइऑक्साइड एंड रेडिएशन, ये हमारे रिलीज होते हैं। डस्ट एंड स्टोन, बिकॉज ऑफ दीज डस्ट पार्टिकल्स आर रिलीज्ड। आगे बात करते हैं हम प्लांट से क्या हमारे रिलीज होगा, पोलन ग्रेन्स हमारे क्या होंगे, रिलीज होंगे प्लांट से, विच आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नेचुरल पोल्यूटेंट। तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक पोल्यूटेंट। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड करते हैं हम घरों में, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं ना, तो वो भी हमारे एयर पोल्यूटेंट का रीजन होते हैं। देखो क्या करते हैं हम, स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, जैसे हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं ना, इंसेक्टिसाइड को हम एयर में जब स्प्रे करते हैं ना, है ना, मॉस्किटो रिपेलेंट को देख लो आप, काला ईट वगैरह को हम जब क्या करते हैं कि एयर में स्प्रे करते हैं जब हम उसको, तो क्या करते हैं उसके पार्टिकल्स है ना वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, इतने माइन्यूट पार्टिकल होते हैं कि वो एयर में तो प्रेजेंट होते हैं बट हमें दिखाई देते हैं। बट वो क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट ही करते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग, जब हम क्या करते हैं, हमारा ऑर्डिनरी फ्यूल यूज करते हैं ना कुकिंग में, तो क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है काफी लार्ज अमाउंट में। वो क्या होता है, हमारा डोमेस्टिक पोल्यूटेंट का क्या बनता है, हमारा कोज बनता है, रीजन बनता है। हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल केमिकल एज अ पोल्यूटेंट, वो कौन से होते हैं, इंसेक्टिसाइड। जब हम क्या करते हैं फील्ड में यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड को यूज करते हैं, विडीसाइड को यूज करते हैं।
वो सारे क्या कहते हैं, हम स्प्रे तो कर देते हैं उनको उन पे हमारी क्रॉप्स पे, बट वो क्या करते हैं, वो ना क्या होते हैं, माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी, वो क्या करते हैं, हमारी एयर में प्रेजेंट रहते हैं हमारे, और जब हम उनको कंज्यूम करते हैं ना तो हमारे लिए काफी हार्मफुल होते हैं, हमें हमें क्या करते हैं, डिसीज कोज करते हैं हमें। कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूटेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूटेंट में बेंजीप्रिन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, मर्करी, जिंक, कैडमियम, क्लोरीन, एक्सीडेंटल केमिकल, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूटेंट। अब हम बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट क्या होता है हमारा। कहते हैं कि सबसे पहले होते हैं हमारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। वो क्या होते हैं, कहते हैं कि वो जिस फॉर्म में रिलीज होते हैं ना वो लाइफ टाइम उसी फॉर्म में रहते हैं, उनको बोलते हैं एयर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। और सेकेंडरी क्या होंगे, कहते हैं कि जब दो प्राइमरी आपस में मिलकर कंबाइन होकर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म कर देंगे ना उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, these are the substances which are directly emitted from the source and remain in that form termed as primary pollutant। एग्जाम्पल आता है कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो देखो स्मोक, फ्यूम, एश, डस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये हमारे क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। हमें इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट का, माइंड में रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट को। सेकेंडरी कौन से होंगे, कहते हैं कि which are formed by chemical reaction between primary pollutant and constituent of environment। एक तो क्या हुआ हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गए, और है ना हाइड्रोकार्बन वगैरह क्या हुए हमारे एटमॉस्फेयर से हो गए, है ना, हाइड्रोकार्बन वगैरह एटमॉस्फेयर से हमारे कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बना दिया, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट को बना दिया। एग्जांपल स्मोक, स्मोक किसे मिलके बनता है, स्मोक किसे मिलके बनता है, देखते हैं हम। स्मोक बनता है हमारा स्मोक से और फोग से। स्मोक क्या था हमारा, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट था, है ना। फोग क्या था, फोग भी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट था, ठीक है ना। वो क्या बना हमारा, स्मोक बन गया उससे, वो हमारा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। क्लियर हुआ। ओजोन, ओजोन किसे बना, ऑक्सीजन के दो एलिमेंट थे हमारे, क्या थे ना, और नेसेंट ऑक्सीजन साथ में मिली हमारी, उसने क्या बना दिया हमारा O3 बना दिया, दैट इज ओजोन। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बना, सो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना हमारा सल्फर डाइऑक्साइड से मिलके, SO2 से एक नेसेंट ऑक्सीजन जब हमारी मिलती है तो क्या बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड से ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनियम सल्फेट, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। अब हम डायग्राम में देखते हैं, देखो कुछ होते हैं हमारे स्टेशनरी सोर्सेज, कुछ होते हैं हमारे मोबाइल सोर्सेज, जो हमारे क्या करते हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट को रिलीज करते हैं, और वो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में जो भी इन्वायरमेंट में हमारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं सच एज हाइड्रोकार्बन वगैरह, उनसे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। जैसे कि क्या क्या हमारे व्हीकल से क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हुआ, दैट इज प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हुआ। अब वो एटमॉस्फेयर में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट थे, उनसे रिएक्ट किया, जैसे कि NO2 ने क्या किया, HNO3 बना दिया, है ना, H2SO4 बना दिया, H2O2 बना दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया, ठीक है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया, ओजोन बना दिया। ये बार एग्जाम्पल किसके हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के। अब हम बात करते हैं कि और हमने किस तरह से डिवाइड करके पोल्यूटेंट को डिवाइड करा कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल कौन से होंगे, जिनको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपलर फॉर्म में जिनको हम क्या कर सकते हैं ना, सिंपलर और हार्मलेस फॉर्म में जिनको हम चेंज कर सकते हैं ना, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, पेपर, वुड, क्लॉथ एटसेट्रा। और जिनको हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। एग्जांपल कौन से होंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मर्करी, लेड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये हमारे क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, है ना। क्लियर हुआ, सभी को क्लियर है, क्लियर है तो बताएंगे एक बार, हैंड रेज करेंगे एक बार अगर क्लियर है यहां तक सब कुछ। अब हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूटेंट्स को। क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, कहते हैं कि ये ना ऐसे जो मेन
जो भी हमारे नेचर में मेनली जो पोल्यूशन कोज करते हैं ना, वो हमारे 6 ऐसे एलिमेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में वही है जो 6, मेनली 6 है, बाकी तो औरतों के साथ में है ही है, और जो 6 पोल्यूटेंट है जो मेनली पोल्यूशन को कोज करते हैं उनको बोलते हैं क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट। ये सबसे मेन पोल्यूटेंट है, ये तो होंगे ही होंगे, कहीं भी पोल्यूशन हुआ ना एयर का तो ये 6 एरिया पोल्यूटेंट तो हमारे क्या होंगे, वहां एग्जिस्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, कहते हैं कि इसमें सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है, और क्या है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, और क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, और क्या है पार्टिकुलेट मैटर है, और लेड है। कहते हैं कि ये हमारे 6 ऐसे क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट है। इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं कि कहाँ से इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, और इनके बैड इफेक्ट हमारे क्या है। एक टाइप से पोल्यूटेंट है तो नॉर्मली बात है कि बैड इफेक्ट ही होगा ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। ये क्या होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस गैस होती है, हमें इसका पता ही नहीं है कि हम इसको कब कंज्यूम करके कब हमारी बॉडी में ये रिएक्ट कर गई। क्यों, क्योंकि ना तो हम इसको देख सकते ना हम इसको स्मेल कर सकते ना हम इसको टेस्ट कर सकते। जब ये चीजें ऐसी हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टी से ये है ही नहीं इसकी कुछ भी प्रॉपर्टी, तो हम इसको ना तो देख सकेंगे फिर, और इसको ऑब्जर्व ही नहीं जब हम कर पाएंगे तो हमारे बॉडी में कंज्यूम हो जाएगी और हमें हार्मफुल करेगी, एंड इट विल बी हार्मफुल टू अस। ये क्या करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीधा अटैक करती है। ये क्या, और ये इसका ओरिजिन देखते हैं हम, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। कहते हैं कि सबसे पहला ओरिजिन होता है इसका व्हेन व्हीकल बर्न्स गैसोलीन। जब व्हीकल में क्या है ना गैसोलीन, पेट्रोल, गैसोलीन को बोलते हैं पेट्रोल, जब पेट्रोल को बर्न करते हैं ना व्हीकल, तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं। और जब हम कैरोसिन ऑयल को, जैसे कि डोमेस्टिक जो हमारा पोल्यूटेंट का रीजन बनता है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कन्वेंशनल फ्यूल को जब हम यूज करते हैं होम्स में, है ना, तो उसमें क्या होगा, कैरोसिन ऑयल भी हम यूज करते थे, वुड स्टोव को हम यूज करते थे, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी क्या होगी, रिलीज होगी। अब इसके इफेक्ट क्या है, व्हाट आर द बैड इफेक्ट ऑफ ओजोन, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इट टेंड टू रिड्यूस एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन, है ना, हेडेक, रिड्यूस मेंटल अलर्टनेस और डैमेज, कंट्रीब्यूट टू स्मोक एंड ओजोन फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें ये वाली, रिड्यूस एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन। कहता है कि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन है ना हमारा, हीमोग्लोबिन है जो हमारा एचबी है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें मिक्स हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा जो मिक्सिंग पावर होती है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, तो ये ब्लड में क्या होगा, इजिली मिक्स हो जाएगी, है ना। और क्या कहेगी, जब ब्लड के साथ में मिल जाएगी तो ये ऑक्सीजन हमारी नहीं जा पाएगी हमारे वेरियस ऑर्गन्स तक बॉडी के, तो हमें क्या होगा, हमें क्या होगा, जैसे कि इसमें हेडेक होगा, हमारी मेंटल अलर्टनेस है वो कम हो जाएगी, और हम हार्ट डैमेज होगा, हार्ट अटैक वगैरह इसकी वजह से हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्लियर हुआ। इफ इट इज क्लियर टू यू देन रेज योर हैंड। ओके क्लियर। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है हमारी, इसका ओरिजिन देखते हैं। इसका ओरिजिन दोनों इसके होते हैं, एक तो नेचुरल होता है एक मैनमेड होता है। नेचुरल हमारा वोल्केनो, और मैनमेड क्या है, कोल बर्निंग पावर प्लांट, कि जहां पे भी हमारा कोल बर्न हो रहा है ना पावर प्लांट में जिनमें भी, वहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब इसका इफेक्ट क्या है, कहते हैं कि इट कैन हार्म ह्यूमन एंड एनिमल लंग्स एज वेल एज प्लांट्स एंड ट्रीज। ये क्या करती है हमारी ह्यूमन को, एनिमल को और प्लांट को, जितने भी हमारे मेन जो हमारी क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो टर्म्स होते हैं ना, जैसे कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेन ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, जिनको मेनली टाइप से स्टडी करते हैं, ये उन सबको हार्म करती है सल्फर डाइऑक्साइड। सब पे क्या करती है, बैड इंपैक्ट अपना प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि मेन कंट्रीब्यूटर टू एसिड रेन। अब क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन। हम मार्क करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को। वैसे क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है, वो नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है, पर जो मेनली क्या है हमारी, वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, वो क्या बनाती है हमारी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। कहते हैं कि एसिड रेन का क्या इफेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इट कैन किल एनिमल पॉपुलेशन इन लेक एंड रिवर। जो फिश वगैरह होती हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है हमारी लेक और रिवर में, वाटर बेस्ड जो भी हमारे एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, इससे बैडली इम्पैक्ट होते हैं। प्लांट और ट्रीज में जब एसिड रेन हमारी ड्रॉप होगी, वो क्या करेगी, जो उनकी लीव्स है ना उनको डैमेज कर देगी, और रूट सिस्टम को भी डैमेज कर देगी, है ना। और ये क्या करेगी, ये मेटल्स को भी डिटोरिएट करती है,
और जो स्टोन बिल्डिंग होती है ना हमारी स्टैचूज होते हैं उनको भी ये क्या करती है, डैमेज करती है। जैसे हमने सुना था कि जो ताजमहल है ना, ताजमहल के जो मार्बल्स हैं उनकी जो व्हाइटनेस है ना, वो जो व्हाइटनेस उनकी वो क्या हो रही है, वो काफी डल हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो एसिड रेन की वजह से हो रही है। एसिड रेन उन पे थ्रो हो रही है और वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ रिएक्ट करके उसकी जो ब्यूटी है उसको कंप्लीटली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, what are its origin and what are its bad impact, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है कि इट इज फॉर्म्ड नेचुरली बाय बैक्टीरिया इन सोइल। जब बैक्टीरिया इन सोइल में होती है ना, तब तो क्या होते हैं, काफी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है जब ये क्या करती है, जब ये सोइल में फॉर्म होती है बैक्टीरिया द्वारा। बट ये हार्मफुल कब होती है? हार्मफुल होती है जब ये व्हीकल एमिशन से प्रोड्यूस होती है एंड पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है, तब इसके क्या होता है, बैड इंपैक्ट होता है। इट इज हार्मफुल एज अ गैस। अब कहते हैं कि NO2 कंबाइंड विद वाटर टू मेक एसिड रेन, ओनली NO2। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज को, कि जो NO2 होती है हमारी, केवल क्या करते हैं हमारी, केवल NO2, केवल NO2 ही हमारी रिएक्ट करती है एसिड रेन का कंट्रीब्यूटर। NO2 होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, NO नहीं होता, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता हमारा। क्या होता है, केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इनसे क्राइटेरिया रिपोर्टेंट से, तो ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी बात है इस चीज की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये तो छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर निकाल के लाता है ना, यही क्वेश्चन तो होते हैं ये वाले, कि NO2 तो कंट्रीब्यूट करेगी एसिड रेन में, बट NO नहीं करेगी, है ना। और NO2 क्या होता है कि इट इज ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न। इसका कलर कैसा होता है, ये ब्राउन रेड होता है, इसका कलर ब्राउन रेड कलर होता है। और इट इज ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न, हमें इसके बारे में थोड़ी स्टडी करना चाहिए, इसके बैड इफेक्ट के बारे में, और उसको प्रोड्यूस होने से रोकना चाहिए, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना हमारा, वो रिलेटिवली क्या होता है, लेस हार्मफुल होता है, इतना हार्मफुल नहीं होता ये वाला एज कम्पेयर टू NO2। अब हम बात करते हैं ओजोन की, व्हाट इज ओजोन। सो ओजोन के बारे में हम स्टडी करेंगे। इट इज अ गैसियस सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट एंड इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक में क्या था, आगे हम पढ़ेंगे भी। जो NO2 है ना, NO2 क्या करेगी, हमारी हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारी रिएक्ट करेगी, और यह क्या करेगी, फोटोकेमिकल स्मोक बनाएगी, जिसमें क्या होगा, O3 भी, ऑक्सीजन सॉरी ओजोन भी क्या होगा हमारा, फॉर्म होगा। अब इसका जो ओरिजिन देखते हैं ओजोन का, वो क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ NO2 विद VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो भी हमने स्टडी किया। नाउ स्टडी मोर अबाउट द ओजोन। अब देखिए क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल ओजोन, जब हमने स्टडी किया थोड़ी देर पहले कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो बनेगी हमारी, वो बैड ओजोन होगी हमारी। वो कैसे बन रही है, वो क्या कर रही है कि नाइट्रस के ऑक्साइड है और वो VOC से रिएक्ट कर रही है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं, और वो क्या बना रहे हैं, ओजोन बना रहे हैं। अब हम ये देखिए, ये साइन हमारे क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर में बन रही है, तब तो वो क्या है हमारी, गुड ओजोन है ना। वो क्या है हमारी, गुड ओजोन बन रही है हमारी। बट जब हमारी वो ग्राउंड लेवल पे बन रही है, वो हमारी कैसी ओजोन बन रही है, वो हमारी बैड ओजोन बन रही है। ये भी क्वेश्चन माइंड में रखना है, ये चीजें माइंड में रखनी है, आता है कि ओजोन इज गुड और बैड इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर। हम बोले कि गुड होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर में, और बैड होती है हमारी ट्रोपोस्फियर में, ग्राउंड लेवल पे होती है। कि जो हमारे लोअर ट्रोपोस्फियर रीजन में जब हमारी बनेगी ना, ओजोन फॉर्म होगी, तो हमारी क्या होगी, वो बैड ओजोन कहलाएगी। So if the air of the city doesn't move, pollutant become trapped close to Earth's surface, forming smog and increasing ozone problem, led to breathing problem। वही कार्बन मोनोऑक्साइड वाला काम हो गया, ब्लड के साथ में क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है ना, मिक्स हो रही है, और हमारी क्या हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम को हार्म कर रही है हमारी। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्टिकुलेट मैटर है ना। पार्टिकुलेट मैटर है, ये भी हमारे क्या है, वन ऑफ द क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट। अब इसको कैसे डिवाइड किया, हम बोलेंगे इसको, और बोलते हैं टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, है ना। A mixture of solid particles and liquid droplets found in the air. Some particles such as dust, dirt, soot, and smoke are large or dark enough to be seen with naked eye. Yes, is mostly a primary pollutant, but some of it's formed as a secondary pollutant. देखिए TSP क्या होता है कि जनरली ये तो होता है तो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या करता है कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की तरफ ये हमारा फॉर्म हो जाता है ना। इसमें क्या क्या होता है, कहते हैं कि इसमें
सूट, डस्ट, टीनी ऑब्जेक्ट होते हैं लिक्विड के और अदर मटेरियल होते हैं। इनका ओरिजिन कैसे होता है? नेचुरल में होता है वोल्केनो से, फॉरेस्ट फायर से और डेजर्ट लैंड से होता है हमारा। मैन मेड में स्टील इंडस्ट्री, पावर प्लांट, फ्लोर मिल्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से हमारा क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। इसको ना दो टाइप में डिवाइड करके काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमारी, देखिए मैं हाईलाइट भी करता हूँ इस चीज को, एक बार हाईलाइट कर देते हैं कि जो PM10 का साइज पूछ सकता है हमारा, वो होता है 2.5 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन, है ना। और क्या हुआ, सेकंड वन पूछ सकता है हमारा 2.5 माइक्रोन, PM2.5, इट इज लेस देन 2.5 माइक्रोन। और जो ये वाले होते हैं ना हमारे PM2.5, ये हमारे क्या होते हैं, मोर हार्मफुल होते हैं, ये हमारे मोर हार्मफुल होते हैं PM2.5 एज कंपेयर टू PM10। साइज को याद करने की ट्रिक है, कहते हैं कि जो भी साइज दे रखा है ना, तो ये इसका इसका टॉप मोस्ट साइज है, ये जो भी साइज इसके विदिन विदिन फुट दे रखा है, जिसको हम मार्क करते हैं, जैसे कि PM2.5 है, तो 2.5 मतलब इसका सबसे बड़ा पार्टिकल ही 2.5 है। PM10, तो PM10 की बात करें, इसका सबसे बड़ा जो सस्पेंडेड पार्टिकल है ना इसमें, जो भी सॉलिड पार्टिकल है इसके, वो क्या है, 10 माइक्रोन का है। क्लियर हुआ? हाँ जी, अगर क्लियर है, इफ इट इज क्लियर टू यू देन लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। If it is clear to you, leave your comment in comment box so that we can proceed to our last criteria, air pollutant. Okay, clear है भाई, देखते हैं अब आगे। लेट गो। इसका ओरिजिन क्या होता है? इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ऑटोमोबाइल में एंड लेडेड गैसोलीन। क्या करते हैं हमारा, स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, गैसोलीन के साथ में ना लेड को मिक्स करते थे, है ना। और वो क्या करते थे, जब हम उसको बर्न करते थे, वो एटमोस्फेयर में हमारा रिलीज होता था हार्मफुल फॉर्म में। उसका इफेक्ट क्या होता है, वो ब्रेन को डैमेज कर देता है हमारे, और किडनी को डैमेज करता है। जब हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं ना किसी भी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एयर, है ना, जब हम क्या करते हैं उसको कंज्यूम कर लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, हमारी किडनी को डैमेज कर देता है। अब हमारे कुछ जो हमारे एयर पोल्यूटेंट है अदर देन CAP, वो कौन कौन से हैं? कहते हैं एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ओरिजिन क्या हुआ, बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। इफेक्ट क्या हुआ, रेस्पिरेटरी फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। प्लांट्स के लिए तो देखो हेल्पफुल होती है, अभी हमने पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होती है। बट ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है CO2 गैस। ये क्या करती है, हमें डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोज करती है, हमारा इफेक्ट करती है, आईज में विजुअल प्रॉब्लम हो जाती है CO2 की वजह से हमें। और क्या कहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। अदर देन क्या है, ये हमारे क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट पढ़ रहे हैं हम। दीज आर कंपोज्ड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, H और C की फॉर्म में, जिसमें ये वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। VOC क्या है, ये कंपाउंड है, किसने किससे मिलके बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से तो मिलके बनते ही हैं, बट इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन होता है। कहते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन थे, हाइड्रोकार्बन में या तो ऑक्सीजन मिल जाए, या हमारी क्या हो, नाइट्रोजन ऐड हो जाए, या क्या हो, सल्फर ऐड हो जाए, या क्या हो, क्लोरीन ऐड हो जाए, तो ये हमारे क्या बनते हैं, VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं हमारे, है ना। अब जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का हम देखते हैं कि इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ पे जनरेट होता है, तो कहते हैं इसको ये ना नेचुरल, इसके वही बात है, इसके भी नेचुरल होते हैं और मैन मेड सोर्सेज होते हैं। सो नेचुरल होते हैं वो तो कंबशन से ही होगा ये, है ना। और मैन मेड क्या होगा, ड्राई क्लीनिंग ऑपरेशन, ऑटो पेंट शॉप, केमिकल प्लांट, ऑटो एमिशन, सर्विस स्टेशन और वेस्ट फैसिलिटीज, इन सब से हमारे क्या होगा, हाइड्रोकार्बन रिलीज होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम तंबाकू स्मोक को। तंबाकू स्मोक हमारा कहाँ पे रिलीज होता है, स्मोक तो हमारे लिए बैड इम्पैक्ट होता है ना, ये हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को, हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम को हार्म कर देता है। एक टाइम अगर इसको कुछ सम एक्सटेंट ऑफ टाइम के लिए अगर हम इसको तंबाकू स्मोक अगर हम कंज्यूम करें ना, तो क्या कहता है, ये हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। और ये देखो एक बात होती है कि जो भी एक्टिव स्मोकर होता है ना, जो भी स्मोकिंग करता है, उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना पैसिव पे होता है। पैसिव अगर उसके सामने अगर कोई स्मोक नहीं करता है ना, और वो स्मोक करने वाले पर्सन के साथ में खड़ा हो जाए, तो उस पर इतना बैड इम्पैक्ट होगा ना कि उसके लंग्स पहले खराब होंगे, स्मोकिंग वाले के तो बाद में खराब होंगे, उसके पहले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लंग्स को आदत नहीं है ना इन चीजों की, और वो अगर उनको वो कंज्यूम करेगा इन द फॉर्म ऑफ पैसिव स्मोकर, चाहे कंज्यूम करे, है ना, तो वो क्या होगा, उसके लंग्स काफी बैडली डैमेज हो जाएंगे।
देखते हैं इसमें कि इट इज पर्सनल पोल्यूशन। पर्सनल पोल्यूशन क्यों है? क्योंकि एक सिंगल पर्सन इसको वो करता है ना, क्रिएट करता है। विच अफेक्ट्स नॉन स्मोकर्स शेयरिंग सेम रूम। कहते हैं कि अगर कोई नॉन स्मोकर है ना, पैसिव स्मोकर है, उसके साथ में बैठा है, तो उसको भी इफेक्ट करेंगे, है ना। सो इट कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक्रोडिन एंड साइनाइड आर टॉक्सिक टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कहते हैं कि रेस्पिरेटरी, जो भी मेरे रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है ना, उसको हार्म कर देते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं तंबाकू स्मोक। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, विच इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टॉपिक, जो आजकल एग्जाम का फेवरेट बन चुका है सभी का। अगर इन्वायरमेंट का कहीं टॉपिक, इन्वायरमेंट की कहीं बात हो रही है ना, तो फोटोकेमिकल स्मोक की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फोटोकेमिकल स्मोक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के फील्ड में। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? फोटोकेमिकल स्मोक है। हर बार कोई भी इन्वायरमेंट का कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, पक्का फोटोकेमिकल स्मोक से और ओजोन से एक क्वेश्चन पक्का गारंटीड होता है। इसको स्टडी करते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है। ठीक है, इट इज अ येलोइश ब्राउन ओपेक स्मोक विच इज फॉर्म्ड फोटोकेमिकली बाय रिएक्शन बिटवीन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स लाइक। इसके आप कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ सकते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के, वो हमें रिमेंबर करने हैं। कौन से हैं? ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वीओसी, प्रोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, एल्डिहाइड एंड फिनोल। देखो ये तो हमने बनाया था, NO2 बनाया था हमने, NO2, और उसके साथ में क्या मिला था? VOC। ये तो अभी हमने ओजोन फॉर्मेशन में पढ़ा ही था कि ओजोन बनती है, और ओजोन, अगर ओजोन हुई तो ओजोन मिलके क्या बनाएगी? फिर फोटोकेमिकल स्मोक बनाएगी। क्लियर है ना? ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। देखिए फॉर्मेशन, देखिए एक बार इसकी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिले, एटॉमिक ऑक्सीजन साथ में मिली, हाइड्रोकार्बन आया, VOC आ गया ना। उस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ? ओजोन फॉर्म हुई। और क्या हुए? ये वाले प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स फॉर्म हुए, जिनको हम पैन की बोलते हैं। पैन, इसकी फॉर्म भी आ सकती है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन, प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और क्या बने? नाइट्रिक एसिड बने। और ये सब ने मिलकर जब ये साथ में, ये देखो ना डायग्राम क्या दिखा रहा है हमारा। ये डायग्राम प्रोवाइड करवाने का मेन एम क्या है? यही है कि आप फील कर सको कि फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है। कैसे बना? एक तो हमारी बन गई ओजोन, ये वाली यहाँ से ओजोन आ गई, है ना। ये देखो यहाँ से आ गया नाइट्रिक एसिड, यहाँ से आ गया हमारा पैन, यहाँ से फिर हमारा ओजोन आ गई, फिर पैन आ गया। ये जब साथ में ऐसे इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया ना, तो ये इकट्ठे मिलके सभी हार्मफुल प्रोडक्ट बने थे। जब सभी ने इकट्ठे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया तो क्या बन गए? हमारे फोटोकेमिकल स्मोक बन गए। माइंड में रखना है, ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोकार्बन मिलके हमारे क्या बनाएंगे? फोटोकेमिकल स्मोक बनाएंगे। किस फॉर्म से बनेगा? सबसे पहले हमारा एटमोस्फेयर में NO2 होगा, वो क्या करेगा? एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलेगा, VOC से मिलेगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके क्या बनाएगा? ओजोन। ओजोन के साथ में क्या बनेंगे? प्रोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड। जब साथ में एक दूसरे के खड़े हो जाएंगे ना, सभी हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे, तो एक क्या बनेंगे? एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देंगे, उसको ही बोलेंगे हम फोटोकेमिकल स्मोक। इफ इट इज क्लियर टू यू देन रेज योर हैंड। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो अभी बताएंगे। क्या केवल भास्कर को क्लियर है क्या? बाकी को क्लियर नहीं है क्या? हाँ जी मोहित, क्लियर नहीं है क्या? रेज योर हैंड और लीव योर कमेंट। बताएंगे मेरे को कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर कुछ नहीं आया तो बताएंगे, मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या रहता है उसमें, आपकी क्या क्वेरी रहती है। मोहित, इज इट क्लियर टू यू? ओके ओके, क्लियर। अब देखिए, हमने फोटोकेमिकल स्मोक को पढ़ा। हम देखते हैं कि इसके लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, कि अगर ये कंडीशन होगी तभी है श्योरिटी है कि हमारा फोटोकेमिकल स्मोक है ना, वो फॉर्म होगा। सबसे पहले तो एनोक्स, नोक्स मारे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, VOC, ओजोन, पैन। चार चीजें माइंड में रखनी है, ये चार चीजें ही हैं। सबसे पहले क्या है हमारी? नोक्स, जो अभी बताया था कि नोक्स और VOC, ये मिलके क्या बनाएंगे? ये मिलके बनाएंगे O3। और क्या बनाएंगे? प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये चार कंपाउंड ध्यान रखने की, ये चार मिलके क्या बनाएंगे? ये हमारे चार मिलके क्या बनाएंगे हमारे? और एयर स्टैग्नेंस होनी चाहिए, एयर है ना रुकी हुई होनी चाहिए।
जब रुकेगी, देखो अगर रुकी हुई होगी ना एयर एक जगह पे इकट्ठी हुई होगी तभी तो ये बनेंगे ना, अदरवाइज एयर मूव कर रही होगी तो उड़ के नहीं चले जाएंगे कहीं पे भी। और सनलाइट, जब ये चार कंपाउंड होंगे और सनलाइट इनसे रिएक्ट करेगी ना तो इनको इकट्ठा कर देगी। सनलाइट इनको एक टाइप से बाइंड करने का वर्क करेगी ना, है ना। तो ये बाइंड साथ में इकट्ठे होंगे तो तभी क्या बना देंगे, फोटोकेमिकल स्मोक बना देंगे। ये सभी को क्लियर हुआ? ये देखो, नोग्स और वीओसी मिले, O3 बनाई और पेन बनाया, जॉइंटली फॉर्म, ये जॉइंटली बनेंगे, एक टाइप से दोनों साथ में बनेंगे और फिर फोटोकेमिकल स्मोक को प्रोड्यूस कर देंगे। ये देखो रेडिएशन आई और इसको फॉर्म कर दिया। बताओ क्या सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। ओके ओके ओके, ठीक है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एयर पोल्यूशन के कंट्रोल, कि हम एयर पोल्यूशन को ना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि देखो एयर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, या तो एयर में कोई पार्टिकुलेट मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, या क्या कर सकते हैं, कोई गैसेज हो सकती है ना, उसी वजह से तुम्हारी एयर पोल्यूट होगी। अब करते हैं कि हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने की देखते हैं कि क्या क्या मेथड है। सबसे पहले तो इनके सबसे पहले क्या है कि हमारे पास सेटलिंग चैम्बर है, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर है, वेट कलेक्टर है, फैब्रिक फिल्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है हमारे। ठीक है ना। इनको देखते हैं कि हम इनकी वर्किंग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेटलिंग चैम्बर को, सबसे पहले इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा दिखता है हमारा। ये देखो सेटलिंग चैम्बर, अगर इसको सिंपल वे में इसकी प्रोसेस देखे ना तो हमारी क्या करेगी, पोल्यूटेड गैस यहाँ से एंटर करेगी और वो क्या करेगी, यहाँ से एंटर की, फिर उसको टाइम दे दिया, जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी ना वो, तो जो भी इसमें पार्टिकल है ना वो बिकॉज ऑफ देयर आउन वेट क्या करेंगे, वो कलेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे और वो हमारी क्लीन एयर हमें क्या होगी, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी क्लीन एयर। अब इसकी क्वालिटीज देखते हैं कि इसकी क्या क्या कंडीशंस है। रब कर देते हैं इसको, ये देखते हैं इसकी कंडीशंस। ये देखिए, so settling chamber, these are closed tanks having inlet and outlet arrangement. The pollutant gas is allowed to enter the chamber where the velocity of gas is reduced. कहते हैं कि गैस की वेलोसिटी को ना हम रिड्यूस कर देंगे, जब रिड्यूस करेंगे ना तभी तो जो उसके पार्टिकल, हैवी पार्टिकल होंगे जो उसके साथ कैरी हो रहे होंगे वो अपने आप डिपॉजिट हो जाएंगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना। So the particles settle due to gravity and get separated from mainstream. और जो मिनिमम साइज को हम क्या करते हैं ना, रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो एग्जाम में, कि जो सेटलिंग चैम्बर है ना, सेटलिंग चैम्बर से हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम साइज कौन सा रिमूव कर सकते हैं हम एयर से, जो पार्टिकुलेट मैटर का होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा 10 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर का हम साइज है उसको रिमूव कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर बात करें कि जो बिगेस्ट साइज कौन सा होगा तो वो क्या होगा 50 माइक्रोमीटर। 50 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर क्या होगा हमारा, वो साइज होगा, बिगेस्ट साइज होगा जिसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर सकेंगे सेटलिंग चैम्बर में। सही ना। सेटलिंग चैम्बर सभी को क्लियर है? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। दो चीजें ध्यान रखनी है, 10 माइक्रोमीटर और 50 माइक्रोमीटर, ये दो साइज है, ये लोएस्ट साइज है ये, और ये हमारा क्या है, ये लोएस्ट साइज है, ये बिगेस्ट साइज है, ये बड़ा साइज है जो जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। और इसमें अगर बात सिंपल वे में प्रोसेस को ध्यान रखें, पोल्यूटेड गैस एंटर हुई, है ना, एक बार देख लेते हैं, रब करके देखते हैं दोबारा। देखो पोल्यूटेड गैस है ना, यहाँ से एंटर हुई, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, जो पार्टिकल है यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये हमारे कलेक्शन होपर्स हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पार्टिकुलर मैटर उनको कलेक्ट कर लेंगे और हमारी क्लीन एयर यहाँ से रिसीव होगी। क्या सभी को क्लियर है? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। भास्कर क्लियर नहीं है क्या? भास्कर क्लियर नहीं है क्या? ओ अच्छा, एक बार और बताइए, ठीक है, बता तो दिया। देखो क्या करेंगे अभी, ये देखो रब कर देता हूँ, एक बार दोबारा से बताते हैं। सिंपल प्रोसेस है, क्या करेंगे, एक ना टैंक है, एक टैंक है ये एक टाइप से, इसमें क्या हुआ, पोल्यूटेड एयर एंटर हुई, ठीक है ना, और क्या हुआ, फिर उसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर दी, एक जगह ठहर गई, एक टाइप से लगा लो कि कुछ टाइम दे दिया इसको यहाँ पे रुकने के लिए। तो जो इसके हैवी पार्टिकल होंगे ना इसमें, 10 माइक्रोमीटर का छोटे से छोटा और 50 माइक्रोमीटर का जो हमारा क्या है बिगेस्ट साइज, वो दो साइज के, ये लगा लो कि 50 वाला पहले यहाँ पे डिपॉजिट होएगा
और फिर 10 वाला यहाँ पे डिपॉजिट होएगा, आगे जैसे इसको ज्यादा टाइम रुकी रहेगी यहाँ पे एग्री, है ना। फिर ये डिपॉजिट हो गए, इससे तो पार्टिकल रिमूव हो गए ना, हमारी जो क्लीन एयर है वो बाहर निकल जाएगी। देखो कितना सिंपल है। अब बताओ क्लियर है क्या? रेज योर हैंड, ठीक है, अब क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर। सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर क्या बोलता है हमारा, देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। सो दीज आर लो कॉस्ट एंड इजी ऑपरेशन डस्ट कलेक्टर इक्विपमेंट, दीज आर यूज्ड टू रिमूव सोयल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, their operation is based on spiral movement of air, the centrifugal force projects the solid particle towards the cyclone pole, these particles then move to the bottom of the equipment due to gravity and are hereby removed from the air stream। इसमें क्या होगा, कहता है कि ना, देखो डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ से एयर एंटर हुई, स्पाइरल फॉर्म में ऐसे मूव हुई, है ना, और फिर क्या हुआ, ऐसे मूव करके, और जो हमारी एयर है यहाँ से टॉप से हमारी क्या हो जाएगी, हमारी जो गैस है वो बाहर चली जाएगी, है ना। देखो दोबारा से देखते हैं कि हमारी एयर क्या हुई, जो पोल्यूटेड एयर है वो यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से ऐसे वॉल से टकराई, और वो ऐसे घूम घूम के ऐसे फिर ये साइक्लोन की फॉर्म में रोटेट हुई, और फिर वो अपर डायरेक्शन में चली गई, ठीक है ना। और जो वॉल पे यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये क्या हुआ, जब ये वॉल से टकराई ना, तो ये वाले पार्टिकल हमारे, ये वाले पार्टिकल यहाँ पे डिपोजिट हो गए, ठीक है ना। और वो डिपोजिशन में क्या हुआ, नीचे की तरफ हमारे कलेक्ट कर लिया हमने, और वो बाहर निकाल दिए। देखो कितना सिंपल है। क्लियर हुआ क्या, बताओ? ठीक है, सही है। अब हम वेट कलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। एक बार साइज साइज इसमें गिवन था क्या? साइज की बात इसमें नहीं हुई है ना, जैसे कि सेटलिंग चैम्बर में बात हुई थी हमारी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा वेट कलेक्टर को। देखो ये होता है हमारा वेट कलेक्टर। इसमें हमने क्या किया, देखो डायग्राम इसलिए प्रोवाइड कर रखे हैं क्योंकि थ्योरी से ज्यादा तो डायग्राम में चीजें समझ में आएंगी। अब देखो कंटामिनेटेड गैस यहाँ से एंटर हुई, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यहाँ से हम वाटर को स्प्रे कर रहे हैं, नीचे की तरफ वाटर को स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो इसमें सॉलिड पार्टिकल होंगे ना, पार्टिकुलर मैटर होंगे, वो वाटर के साथ में रिएक्ट कर करके और नीचे चलते जाएंगे, वाटर पोल्यूट होता गया, गैस हमारी क्लीन होके यहाँ से निकल गई। एज सिंपल एज इट इज, है ना, सिंपल। देखो इसकी अगर थ्योरी पढ़े तो, these are enclosed tank devices with separate inlet and outlet arrangement for polluted gas and scrubbing liquid, है ना। पार्टिकल रिमूव्ड फ्रॉम गैस विद द हेल्प ऑफ स्क्रबिंग लिक्विड। जनरली वाटर क्या करते हैं, स्क्रबिंग लिक्विड की तरह हम यूज करते हैं। और द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम गैस अकर व्हेन द पार्टिकुलेट्स आर मेड टू स्ट्राइक अ लिक्विड सरफेस विद इन वेट कलेक्टर। अगर बात करेंगे स्क्रबिंग लिक्विड की तरह, इसमें कौन यूज होता है, जनरली वाटर को यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। वाटर के साथ में पोल्यूटेंट मैटर को ने रिएक्ट किया, कंबाइन हुए और नीचे की तरफ चले गए, और क्लीन एयर हमारी यहाँ पे चली गई, आउटलेट से हमने कलेक्ट कर लिया उसको। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे फैब्रिक फिल्टर। सो दिस रिमूव डस्ट। अच्छा पहले डायग्राम देखते हैं इनका, डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। इसमें क्या हुआ, हमने यहाँ से जो हमारी पोल्यूटेड गैस है यहाँ से एंटर हुई और इनसे टकराई, इन्होंने क्या किया, एक टाइप से ना एक सेपरेशन होती है, इनसे टकरा के इन पे अटैच हो जाएंगे हमारे जो भी पोल्यूटेड पार्टिकल होंगे, हमारी क्लीन गैस यहाँ से निकल जाएगी, और जो हमारी डस्ट है वो यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लेंगे। अब इसकी थ्योरी, these remove dust from a gas stream by passing the stream through porous fabric. The fabric filter is efficient at removing fine particles and can exceed efficiencies of 99% in most applications. The selection of the fiber material and fabric construction is important to bag house performance. The fiber material from which the fabric is made must have adequate strength characteristics at the maximum gas temperature expected and adequate chemical compatibility with both the gases, the collected dust. The disadvantage भी है इसका, क्या है वो, कि जो फैब्रिक फिल्टर है ना वो हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेगा हमारा। गैस को क्या करना पड़ेगा, पहले में गैस को ठंडा करना पड़ेगा, गैस ठंडी करनी पड़ेगी, उसके बाद में इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा कंप्लीटली 99% तक की जो इन्होंने बता रखा है, ये 99% तक हमारी क्या देता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड कराता है। बट इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पे नहीं करता,
कोल्ड एयर पे तो ठंडी ठंडी हवा होगी, ठंडी हवा में तो 99% तक दे देगा हमारी एफिशिएंसी। पॉइंट से पॉइंट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए फैब्रिक फिल्टर का यूज करते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसको हाई टेम्परेचर पे हम यूज नहीं कर सकते। कैन रिमूव पार्टिकल अप टू 1 माइक्रोमीटर, माइंड में रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखो 1 माइक्रोमीटर तक के साइज को ये रिमूव कर सकती है। जो हमारा सेटलिंग चैम्बर था वो माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल को रिमूव कर पाया था। अगर हम है तो 1 माइक्रोमीटर तक का साइज हमारा फैब्रिक फिल्टर रिमूव कर सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज मस्ट टू कैप्ट इन माइंड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। इसकी एफिशिएंसी क्या है? 99% तक इसकी क्या है? एफिशिएंसी है। डायग्राम एक बार और देख लेंगे, ये देखिए फैब्रिक फिल्टर, इसको बोलते हैं बैग हाउस। बैग हाउस बोलते हैं इसको। इसमें एक क्या है, बैग की तरह है। बैग में हम बुक रखते थे ना हम पहले, है ना। अब इसमें भी एक फैब्रिक को इन्होंने फैब्रिक मिल जो फाइबर से इसको यूज कर रखा है। इनमें क्या करते हैं, एयर इनसे अटैच होती जाती है और फिर क्या होगी, क्लीन एयर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। क्या सभी को क्लियर है? बताएंगे एक बार। रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। ओके, प्लीज डाउन योर हैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जनरली कहाँ पे यूज होते हैं? जहाँ पे ना जो हमारे ऑर्गेनिक, यू कैन से, जब हम ऑर्गेनिक जब हम फ्यूल यूज करते हैं ना, जहाँ पे वहां भी यूज होते हैं। जैसे कि अभी क्या कर रहे हैं, बाइथनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाइथनॉल में क्या कर रहे हैं, जो हमारा बगास है जो शुगर केन से हमारा प्रोड्यूस होता है, उसको एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, है ना। जब वो बर्न करते हैं तो उसकी डस्ट जो होती है ना, वो डस्ट होती है, उस डस्ट को एयर से, और जो स्मोक प्रोड्यूस होता है ना, स्मोक से उस डस्ट को निकालने के लिए, पार्टिकलेट्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का हम यूज करते हैं। देखते हैं उसके बारे में। ESP is a particulate control device that use electrical forces to move the particles out of the flowing gas stream and collected on the collector plates. ESP places electrical charge on particles, causing them to attract to positively charged metal plates located on the precipitator. कहता है कि क्या करता है, पार्टिकल पे ना अपोजिट चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या करता है, प्लेस कर देता है। और फिर उसमें क्या होते हैं, इसमें प्लेट्स होती हैं, तो इसका अपोजिट चार्ज होता है जो पार्टिकल पे प्लेस करता है ना। उससे क्या करता है, फिर एक अपने तरफ से उनको अट्रैक्ट कर लेता है। अब उन पे उन प्लेट्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्लेट्स होंगी ना हमारी, उन पे डिपॉजिट हो गए। अब हम क्या करेंगे, उनको रैपिंग करेंगे, उनको ना क्या करेंगे, ऊपर से उनको क्या करेंगे, हम हिट करेंगे किसी चीज से, ताकि वो क्या करें, नीचे की तरफ में अपने जो पार्टिकल डिपॉजिट हो चुके हैं उन पे, उसको लूज कर दें। और फिर उनके नीचे ना एक ये लिखो फिर क्या करते हैं, एक आगे होपर में लेके जाती है, यहाँ पे जाके वो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट हुई, ये एयर आई, एयर में क्या हुआ, पार्टिकुलर मैटर थे, पार्टिकुलर मैटर पे लगा लो फिर ऐसे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो ये नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो गए, इकट्ठे हो गए, इनको एक ऐसे रैमर की तरफ से हम इसको क्या करेंगे, एक रैमिंग करेंगे, इसको ऐसे ही आ जाएंगे हमारे ये पार्टिकल, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर करेंगे, थ्रो कर देंगे होपर में, उनको बाहर ले जाएंगे। फिर हम इसको अच्छा और चीज इसमें देर के और पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि रिमूवल एफिशिएंसी है ना इनकी, और हाई लेवल होती है। और रिमूवल एफिशिएंसी क्या है हमारी, 99%। और किसकी थी 99%, बताएंगे एक बार। क्या फैब्रिक फिल्टर की थी क्या? फैब्रिक फिल्टर की बस। फैब्रिक फिल्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में डिफरेंस क्यों हुआ, कि फैब्रिक फिल्टर ये वाला हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर के जो गैसेज हैं हम उनको पास नहीं कर सकते थे। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में चाहे कितने टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर की गैसेज हो, हाँ जी बिल्कुल फैब्रिक फिल्टर है। दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 99% है। एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का, कि इसको हम हाई टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते। only appropriate device which can remove particulates from hot exhaust emanating from the cement kiln। सीमेंट किल्न वगैरह से जो भी हमारी हाई टेम्परेचर वाले रिलीज होंगी ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनसे रिमूव कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इस चीज को।
अब हम डायग्राम से देखते हैं इसको। ये देखिए डायग्राम, ये देखो, ये वाली एयर यहाँ से क्या हुई, एयर यहाँ से गई अंदर, इन पे क्या डाल दिया, नेगेटिव चार्ज डाल दिया, है ना। और क्या हुआ, ये देखो, एक बार दिखाते हैं डायग्राम को दोबारा, ये देखिए, यहाँ से जो डस्ट है ना, यो से पोल्यूटेड एयर यहाँ से एंटर हुई, है ना। अब देखो एक कनेक्शन ऐसे हमने डाल रखा है कुछ ना, असेंबली डाल रखी है कि नेगेटिव चार्ज वाली जो क्या करेगी, पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज डाल देगी, ये वाली, ये देखो ब्लू कलर में जो आपको दिख रही है, ये क्या करेंगी, यहाँ से कनेक्ट होके, ये देखो पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज डाल देंगी, और प्लेट्स पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो ये पार्टिकल्स है वो प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर रैमिंग करके इनको हम नीचे की तरफ थ्रो कर देंगे। एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एफिशिएंसी ईएसपी की निकालनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की एफिशिएंसी निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं। सो एन से डिनोट करते हैं इनको, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू, ये फॉर्मूला कहता है हमारा, ये देखो, ये फॉर्मूला है हमारा एफिशिएंसी निकालने का। इसमें क्यू क्या है, क्यू है हमारा फ्लो रेट, क्यू है इसमें जो पोल्यूटेड गैस है वो ईएसपी में, ईएसपी में क्या कर रही है, हमारी फ्लो कर रही है ना। डब्ल्यू क्या है, और ए कितना है, जो प्लेट का कलेक्शन एरिया है वो हमारा ए से डिनोट करेंगे। तो ये वाला हमारा क्लियर है, क्या क्लियर है, क्या इज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, मैंने पार्टिकुलेट मैटर को तो हमने पढ़ लिया, अब हम क्या करते हैं, गैसियस पोल्यूटेंट के कंट्रोल को भी हम एक बार देख लेते हैं कि हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस है एडजॉर्प्शन। इसमें क्या करेंगे, गैसियस एफ्लुएंट्स आर पास थ्रू पोरस सॉलिड एडजॉर्बेंट kept in small container. The gaseous, organic and inorganic constituents of effluent gases are trapped at the interface of the solid adsorbent by physical adsorption. Activated carbon is most commonly used adsorbent, although zeolite, polymer and other adsorbent may be used. इसमें क्या करेंगे कि हमने ये लगा लो, ये ऐसा कुछ कंटेनर था हमारा, उस कंटेनर में हमारा ये सॉलिड सॉलिड एडजॉर्बेंट हमारे रखे हुए थे। एडजॉर्बेंट क्या होता है, जो अपने ऊपर अपने साथ में किस चीज को अटैच कर लेता है। तो पोल्यूटेड ये गैस आई, एक्टिवेटेड कार्बन हमारा रखा हुआ था, एक्टिवेटेड कार्बन से जब रिएक्ट की तो इसने गैसेस को अपने साथ में क्या कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, और जो हमारी क्लीन एयर है, क्लीन एयर हमारी पास हो जाएगी। ये देखो, ये कार्बन का बेड है, ये देखो यहाँ से क्या हुआ, गैस का इनलेट हुआ यहाँ से, और ये क्या हुआ, ये तो गैस ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, है ना। वो क्या हुआ, एक्टिवेटेड कार्बन बेड से पास होएगी, उससे रिएक्ट करेगी तो उसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगी, और हमारी आउटलेट से हम क्या करेंगे, क्लीन एयर को अचीव कर लेंगे यहाँ से हम। सेकंड वन क्या होगा, एडजॉर्प्शन तो हो गया कि अपने ऊपर अपने साथ में अटैच किए, एब्जॉर्प्शन मींस विद इन इटसेल्फ या क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी गैसेस को। वो कौन कौन सी होंगी, वो इसका एक बार देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होगी, इसमें क्या होता है। तो absorption in this technique, the gaseous effluents are passed through the rough scrubber or absorber. These contain a suitable liquid absorbent which remove or modifies one or more of the pollutants present in the gaseous effluent. Absorption involves the transfer of gaseous pollutant from the air into contacting liquid such as water. The liquid must be able either to serve as a solvent for pollutant or to capture it by means of chemical reaction. इसमें कहता क्या है, कहते कि अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, एक तो था कि अपने अपने ऊपर बैठा लेगा, अपने क्या करेगा, उसको अपने साथ में अटैच कर लेगा, अपने साथ में बैठा लेगा, अपने अंदर ही अब्जॉर्ब कर लेगा उसको। गैसेस आई, ये पहले क्या था, हम सॉलिड से एडजॉर्ब करा, सॉलिड क्या करेगा, एडजॉर्ब, लिक्विड क्या उसको सोलवेंट की तरह उसको डिसोल्व कर लेगा या उससे केमिकली रिएक्शन कर लेगा, उसको हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और जनरली इसमें क्या करते हैं, हम वाटर को यूज करते हैं। ये देखो, लिक्विड इन लिक्विड आउट, लिक्विड भी कर रहा है और गैस नीचे से जा रही है और गैस आउट हो रही है। ये ऐसे नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, गैसेस क्या कर रही है, इस डायरेक्शन से डायरेक्शन जा रहे हैं, एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, और जो भी हमारी क्लीन गैस है, क्लीन एयर है, हमें प्राप्त हो रही है। उसके बाद क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इसमें देखो, इसको पढ़ते हैं क्या होते हैं, इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस और वेपर इनटू लिक्विड कर देते हैं इसको।
Air gas can be reduced to a liquid by lowering its temperature or increasing its pressure. Condenser are typically used to pre-treatment devices. They can be used ahead of absorber and incinerator to reduce the total gas volume to be treated by more expensive control event. क्या करते हैं इसमें ना कंडेंसर जो उसको क्या करेंगे गैस टेम्परेचर की कंडेंसर हमने यूज कर दिया देखो इससे पास होगी ना टेम्परेचर लो हो जाएगा लो टेम्परेचर हुआ देखो हम स्टीम का एग्जांपल लें अगर बेस्ट एग्जांपल देना तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है ऐसे ही होगा कि गैस हुई गैस में कोई ऐसे कंपोनेंट यूज ऐसे कंपोनेंट कंपोजिशन ऐसा प्रेजेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ जो उसको क्या कर सकते हैं एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं तो लो टेम्परेचर लो करने से क्या हुआ लिक्विड में कन्वर्ट हो गए फोर्थ वन हमारा क्या है कंबशन कि अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकते ना तो उनको जला दो जो भी कंबशन कर सकते हैं कंबशिबल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है हमारे उस पोल्यूटेड एयर में तो उनको क्या कर दो उनका कंबशन कर दो so this technique is used when pollutant can be converted into water vapor and relatively less harmful product combustion incineration also known as complete combustion is mostly used to control the emission of organic compound के emission को control करने के लिए combustion use होती है हमारे अब देखेंगे this control technique refers to the rapid oxidation of substances through the combination of oxygen with a combustible material in the presence of heat कि heat की presence में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगी है ना उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो कंबशन की प्रोसेस होती ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन होएगा नहीं है ना अब हम क्या कर सकते हैं कि तीन टाइप के हमारे इंसिनरेटर यूज कर सकते हैं डायरेक्ट इंसिनरेटर थर्मल इंसिनरेटर और कैटालिटिक इंसिनरेटर यूज कर सकते हैं अब हमारी लास्ट आती है हमारी इंडोर एयर हमारे घर के अंदर भी तो पोल्यूशन होता है वो किस वजह से होता है हम क्या करते हैं जो एयर फ्रेशनर यूज करते हैं हम कोई भी स्प्रे पार्टिकल होगा ना कोई भी स्प्रे होगा स्प्रे में क्या होगा सॉलिड पार्टिकल माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होंगे जो में नेक्ड आई से हमें नहीं विजिबल होंगे बट वो प्रेजेंट होते हैं काफी स्मॉल साइज में वो क्या करते हैं एयर में प्रेजेंट तो स्प्रे कर दिए वो क्या करेंगे उस एयर में वहीं पे प्रेजेंट होंगे और जब उन तो हमारे लिए हार्मफुल होंगे फिर वो सो इंडोर एयर पोल्यूशन की हम जब बात करते हैं it refers to physical chemical and biological characteristics of air in the indoor environment within home or an institution or commercial facilities घर में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी कॉमर्शियल फैसिलिटी में वहां पे हमारा इंडोर एयर पोल्यूशन को क्या करते हैं मॉनिटर करते हैं है ना indoor air pollution is concerned where energy efficiency improvement sometimes make houses airtight which reduce ventilation है ना हम क्या करते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी को हम यूज करते हैं ना जब कुछ भी इक्विपमेंट में ऐसे यूज करते हैं वो क्या करते हैं एयर टाइट बना देते हैं घुटन होने लगती है हमें उन घरों में फिर इट रिजल्ट्स इन रेजिंग पोल्यूशन लेवल इनसाइड इंडोर एयर प्रॉब्लम कैन बी सबटल एंड डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस कहते हैं कि हमेशा प्रोड्यूस नहीं होती ऐसी चीज इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम इम्पैक्ट ऑन हेल्थ घुटन होने लगेगी सर दर्द होने लगेगा वोमिटिंग होने लगेगी है ना और हमें बहुत ज्यादा चक्कर वगैरह आने लगेंगे डिफरेंट कंडीशन क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडोर एयर पोल्यूशन इन रूरल एंड अर्बन एरिया कहते हैं कि अर्बन एरिया में क्या होगा इसके कोज क्या है रिड्यूस वेंटिलेशन है सिंथेटिक मटेरियल बिल्डिंग वगैरह फर्निशिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट परफ्यूम हेयर स्टाइल गैसोलीन पेंट फर्नीचर पॉलिश ये क्या करते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे क्या करते हैं एयर में प्रेजेंट होके हमारे एयर को पोल्यूट कर देते हैं अब देखो अर्बन में तो हुआ हमारा ये वाले हम क्या करते हैं ज्यादातर क्या करते हैं हम ये इसको पॉलिशिंग वगैरह हो गया गैसोलीन पेंट वगैरह हो गया स्प्रे वगैरह हो गया परफ्यूम वगैरह हो गया ये यूज करते हैं हमारे रूरल एरिया में क्या करेंगे रूरल एरिया में क्या करेंगे हम बर्निंग वगैरह ज्यादा होगी हमारी है ना ट्रेडिशनल जो हमारा फ्यूल है उसकी बर्निंग ज्यादा होगी इस वजह से हमारा स्मोक प्रोड्यूस होगा और हमारे क्या होंगे पोल्यूशन होगा अब हम अगर हम अर्बन जो हमारी इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्यों होंगे क्योंकि ये गैसोलीन से प्रोड्यूसर है PM10 PM2.5 और हमारे सल्फर ऑक्साइड्स ओजोन लेड और क्या हमारे मेन पोल्यूटेंट हमारे अर्बन इंडिया के इंडोर एयर पोल्यूशन रूरल एरिया की हम बात करें तो उसके कारण क्या है ट्रेडिशनल फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा हमारा स्मोक होगा हमारा है ना
और इसमें पोल्यूटेंट कौन कौन से होंगे हमारे? स्मोक फ्रॉम बायोफ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमारे क्या होंगे? रूरल एरिया में हमारे क्या होंगे? इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण होंगे। देखो यहाँ पे हमारा जो एयर पोल्यूशन है ना, एक शॉर्ट वे में और एक डिस्क्रिप्टिव वे में लगा लो, काफी हमने इसको ओपन करके काफी ना डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी कर लिया और काफी एक ही लेक्चर में हमने इसको खत्म किया है। तो यहाँ पे हमारा एयर पोल्यूशन है ना वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन को। तो यहाँ तक बताओ, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो बताएंगे। एयर पोल्यूशन क्या सभी को क्लियर है? बताएंगे। कमेंट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी। क्वेरी है क्या, या क्लियर के लिए बोल रहे हो? यस बोल रहे हो? क्वेरी के लिए यस बोल रहे हो या क्लियर के लिए यस बोल रहे हो? नो क्वेरी, ओके नो क्वेरी। तो समझ में आया आपको सभी को? बताओ, क्या ये समझ में आया? आज का टॉपिक एयर पोल्यूशन हमने कंप्लीट किया है जो। ठीक है, तो समाप्त करें ना हम क्लास को। ठीक है, हम क्लास को समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लाइव क्लास। हैव अ गुड डे। यू कैन लीव नाउ।